So hello everyone, my name is Ashu and you are watching our YouTube channel Inside Scholar Academy। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को पता है हम कल लेक्चर में किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, किस चैप्टर के बारे में बात हो रही थी। चैप्टर चल रहा था हमारा क्लास 9 का टिश्यू। कल मैंने आपको डिफाइन कर दिया था टिश्यू के बारे में, क्या होता है, डेफिनेशन भी दे दी थी। ठीक है, टिश्यू क्या होता है? एक ऐसी सेल्स का ग्रुप होता है जो एक ही तरह का फंक्शन करती हैं। उन सेल्स का ग्रुप क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा। अब ये जो टिश्यूज होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। मैंने कल आपको बता दिया था। कल आपने पढ़ा होगा प्लांट टिश्यू, है ना? कल मैंने आपको पढ़ाया था प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू के बारे में मैंने कुछ बेसिक चीजें आपको बताई होंगी कि जो प्लांट टिश्यू होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है भाई परमानेंट टिश्यू। यानी प्लांट की बॉडी के अंदर दो तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। फिर मैंने बताया होगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरह के होते हैं। पहला एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। डायग्राम से आपको समझा दिया होगा। इसी तरह से जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट के तीन पार्ट्स होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताई होगी पीसीएस, बताई होगी भाई पीसीएस। इसी तरह से जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। अभी जो एपिकल मेरिस्टेम होती है वो टिप ऑफ द प्लांट, यानी टिप, कौन सी टिप? रूट की टिप भी हो सकती है और शूट की टिप भी हो सकती है। यानी दोनों ही टिप पर कौन प्रेजेंट होगी? एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगी, जो प्लांट की लेंथ को इंक्रीज कराने में हेल्प करेगी। उसके बाद में जो लेटरल मेरिस्टेम थी, लेटरल कहाँ थी? स्टेम के अंदर प्रेजेंट थी, जो स्टेम की विड्थ को बढ़ा रही थी। यानी लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगी? आपकी प्लांट की स्टेम की विड्थ को बढ़ाने का काम करेगी। तीसरा मैंने आपको क्या बताया था? इंटरकैलरी मेरिस्टेम ऐसी जगह पर प्रेजेंट होगी जहां से कोई ब्रांच ग्रो हो रही है, ठीक है, या कोई लीफ निकल रहा है। यानी लीफ के बेस पर, सपोज कीजिए आपके सामने कोई स्टेम है, स्टेम यहां से कोई ब्रांच निकल रही है, तो इस पॉइंट पर कौन होगी भाई? इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगी। ये क्या है? सपोज कीजिए एक प्लांट है, लग नहीं रहा वैसे प्लांट की जरा, पर मान लीजिए कि प्लांट है, ये प्लांट की स्टेम है और इस स्टेम से ये क्या निकल रही है? एक ब्रांच निकल रही है। तो जिस पॉइंट से ब्रांच निकल रही है यहां पर क्या होगी भाई? इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगी। समझे? उसके बाद में परमानेंट टिश्यू के बारे में मैंने बात की। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे मैंने आपको बताया था वो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? डिवाइडिंग टिश्यू, यानी ये डिवीजन करते हैं और जिस पार्ट में प्रेजेंट होंगे वो पार्ट ग्रो करेगा। क्या करेगा? जब टिश्यूज डिवाइड हो रहे हैं तो पार्ट क्या करेगा भाई? ग्रो करेगा। बता दिया था मैंने आपको कल। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन डिवाइडिंग, यानी जिस शेप में है वो उसी शेप में परमानेंट बने रहेंगे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? परमानेंट टिश्यू। तो ये परमानेंट टिश्यू कैसे होते हैं? नॉन डिवाइडिंग। कैसे होंगे भाई? नॉन डिवाइडिंग। ठीक है। इसके बाद में सिंपल परमानेंट आपने पढ़ा था, तीन तरह के होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। कल मैंने बता दिया था। ये तो रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, रिकैप हो जाए चीजें, ज्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं क्योंकि कल वाले लेक्चर में मैं सारी चीजें बता चुका हूँ। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स परमानेंट दो तरीके के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। दोनों ही क्या है भाई? ट्रांसपोर्टिव टिश्यू है। कौन से टिश्यू हैं? ट्रांसपोर्टिव। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब सब्सटेंस क्या क्या है भाई? या तो फूड बनेगा प्लांट्स के अंदर, और फूड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल जाएंगे वो भी कौन लेकर जाएगा? जाइलम या फ्लोएम लेकर जाएंगे। कहने का मतलब यह है ट्रांसपोर्टिव टिश्यू लेकर जाएंगे। तो रॉ मटेरियल कौन पहुंचाता है भाई? कल मैंने आपको बता दिया था, जाइलम पहुंचाता है। और जो फूड बना है उस फूड को प्लांट के वेरियस पार्ट्स में पहुंचाने का काम कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। तो आई होप कल वाले लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट किसी का रहा नहीं होगा। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर आपको करा देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है एनिमल टिश्यू। कौन सा टॉपिक है भाई? एनिमल टिश्यू। तो टिश्यू की डेफिनेशन तो बतानी नहीं होगी मेरे हिसाब से, बता दी थी मैंने कल वाले लेक्चर में, सेम ही डेफिनेशन है। लेकिन जो टिश्यूज होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं प्लांट के अकॉर्डिंग। यानी एनिमल्स के जो टिश्यू होंगे वो प्लांट के मुकाबले अलग तरह के होंगे। हर एनिमल बॉडी में चार तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं भाई। पहला होगा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होगा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और चौथा नर्वस टिश्यू। ठीक है।
ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज का कंपोजिशन से बनते हैं। यानी स्किन है आपकी, वो अलग तरह के टिश्यूज का कंपोजिशन है। आपके इंटरनल ऑर्गन की आउटर कवरिंग है, वो अलग तरह के टिश्यूज का कंपोजिशन है। आपके ऑर्गन्स हैं, वो डिफरेंट तरह के टिश्यूज का कंपोजिशन है। तो बॉडी में जितनी भी चीजें हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज से मिलकर बनी है। वो टिश्यूज कौन कौन से हैं भाई? ये 4 तरह के टिश्यूज हैं। ठीक है, अब डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इन टिश्यूज के बारे में। सबसे पहला टिश्यू है आपका, ये कुछ डायग्राम्स हैं आपके टिश्यूज के, ये फोटोज बने हुए हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है। आगे देखिए, जो सबसे पहला टिश्यू है आपका एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की जहां भी बात हो जाए, एपिथेलियल का मतलब होता है आउटर मोस्ट कवरिंग। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सा टिश्यू बनाएगा, अगर हम टिश्यू की बात करें तो वो होगा एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है भाई, देखिए एपिथेलियल टिश्यू मेक्स कवरिंग और प्रोटेक्टिव लेयर इन एनिमल बॉडी। अभी मैंने आपको बताया जो एपिथेलियल टिश्यू होगा वो एनिमल बॉडी की आउटर कवरिंग या प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा। हमारी जो स्किन बनी हुई है, स्किन कौन से टिश्यू की बनी हुई है भाई? एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। इट ऑल्सो कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स। स्किन के अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स को भी कवर करता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है विद इन द बॉडी, एंड ऑल्सो सेट बैरियर्स टू कीप बॉडी सिस्टम अपार्ट। टू कीप बॉडी सिस्टम अपार्ट। ठीक है, ये हमारे ऑर्गन्स की आउटर कवरिंग बनाएगा और आउटर कवरिंग बनाने के साथ साथ हर ऑर्गन के बीच में एक बैरियर सेट करेगा जिससे हमारा ऑर्गन, एक एक ऑर्गन क्या रहे? अपार्ट रहे या अलग अलग रहे। समझे? सपोज कीजिए हमारी जो हमारा हार्ट है और हमारे लंग्स हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज रहते हैं हमारी बॉडी में। अब सपोज कीजिए कि हमारे हार्ट और लंग की कोई भी आउटर कवरिंग नहीं होती, तो वो एक दूसरे से अलग रह पाते? नहीं रह पाते ना। तो इनको अपार्ट करने का काम और हर एक ऑर्गन की आउटर कवरिंग को बनाने का काम जो किया वो किसने किया? एपिथेलियल टिश्यू ने किया भाई। ठीक है भाई, किसने किया? एपिथेलियल टिश्यू ने। देखिए अब जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो क्या क्या चीजें बनाता है? स्किन जो होगी वो एपिथेलियल की बनी होगी। लाइनिंग ऑफ माउथ, आपका जो माउथ होता है उसकी जो इंटरनल लाइनिंग है उसको बिल्ड करने का काम भी किसका होता है? एपिथेलियल टिश्यू का होता है। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड की वेसल्स होती हैं यानी वेन्स होती हैं या आर्टरीज होती हैं, उनकी आउटर कवरिंग को भी कौन बनाएगा? एपिथेलियल टिश्यू बनाएगा। लंग्स में एल्वियोलाई को बनाने का काम भी किसका होता है? एपिथेलियल का होता है। किडनी ट्यूब्यूल्स को बनाने का भी किसका काम होता है? एपिथेलियल का होता है। ये सब चीजें किसकी बनी होंगी भाई? एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होंगी। आई होप एपिथेलियल टिश्यू आप सभी को कवर हो गया होगा। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू क्या है? एक ऐसा टिश्यू है जो किसी भी एनिमल की प्रोटेक्टिव कवरिंग और आउटर लेयर को बनाने का काम करेगा। इसके अलावा ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनकी भी आउटर कवरिंग को बनाएगा और उनको एक दूसरे से अपार्ट करेगा यानी अलग करेगा। बॉडी के अंदर स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, एल्वियोलाई और किडनी ट्यूब्यूल्स भी किसकी बनी होती हैं? एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, इतनी सारी चीजें बना दी एपिथेलियल टिश्यू ने। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है वो हर ऑर्गन को बनाने के लिए अलग काइंड्स ऑफ टिश्यू का इस्तेमाल करता है। उसके बेस पर ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू होगा भाई स्क्वोमस एपिथेलियम, दूसरा होगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, तीसरा होगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम और चौथा होगा कोलमनार एपिथेलियम। कितने तरह के एपिथेलियम है? सबसे पहला है स्क्वोमस, उसके बाद स्ट्रेटिफाइड, उसके बाद क्यूबॉइडल और लास्टली है कोलमनार एपिथेलियम। चलिए भाई आगे देखते हैं इनके बारे में। ये कुछ डायग्राम्स हैं। ये कौन सा टिश्यू है भाई? स्क्वोमस एपिथेलियम। ये आपको क्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही होंगी, ये क्यूब्स हैं, ये देखिए क्यूब्स। तो ये क्यूब्स की तरह जो दिखने वाले एपिथेलियम है उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलेंगे। आगे वाला जो है ये कॉलम की तरह आपको नजर आ रहा होगा, ये कॉलम्स बनी हुई है लंबी लंबी, ये देखिए। तो इस तरह का जो टिश्यू होगा वो क्या कहलाएगा? कोलमनार एपिथेलियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? कोलमनार एपिथेलियम। अब एक चीज यहां पर आती है, ये भी स्क्वोमस है लेकिन इसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वोमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वोमस एपिथेलियम। अगर कोई भी स्क्वोमस एपिथेलियम लेयर के अंदर प्रेजेंट है, सपोज कीजिए ये टिश्यूज कौन सा है? स्क्वोमस एपिथेलियम है।
अब एक स्क्वोमस के ऊपर दूसरा स्क्वोमस, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह से लेयर्स बना ली स्क्वोमस एपिथेलियम ने, तो वो स्क्वोमस एपिथेलियम क्या बन जाएगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वोमस एपिथेलियम टिश्यू। क्या बन जाएगा भाई? स्ट्रेटिफाइड स्क्वोमस एपिथेलियम। अभी आपने क्या पढ़ा? पीछे देखिए, पहला स्क्वोमस है, दूसरा स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड बना कैसे? स्क्वोमस की लेयर से। जब स्क्वोमस एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते चले गए तो लेयर्स बना ली, तो वो जो लेयर बनी है स्क्वोमस एपिथेलियम की, वो किस में कन्वर्ट हो गई भाई? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में कन्वर्ट हो गई। क्यूबॉइडल मैंने बता दिया क्यूब्स की तरह होंगे और कोलमनार कॉलम की तरह होंगे। अब देखिए कौन सा वाला स्क्वोमस एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या काम होता है, वो आगे हम लेक्चर में देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वोमस एपिथेलियम की। डायग्राम आपको नजर आ रहा है, पीछे मैंने दिखा दिया था। These tissues are extremely thin and flat। डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, एक्सट्रीमली थिन और फ्लैट होते हैं। स्किन लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस एंड माउथ आर कवर्ड विद स्क्वोमस एपिथेलियम। क्या क्या बना हुआ बे स्क्वोमस एपिथेलियम से? लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस। आपकी ईसोफेगस जो होती है, इस ईसोफेगस की जो लाइनिंग होगी, इंटरनल लाइनिंग, उसको बनाने का काम किसका होगा? स्क्वोमस एपिथेलियम का होगा। उसके बाद में जो माउथ है, माउथ की इंटरनल लाइनिंग जो है बहुत ज्यादा स्मूथ होता है माउथ अंदर से, है ना, तो उसकी जो इंटरनल लाइनिंग उसको बनाने का काम भी किसका है? स्क्वोमस एपिथेलियम। ठीक है भाई, तो स्क्वोमस एपिथेलियम ने क्या क्या बनाया? लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस और लाइनिंग ऑफ माउथ, यानी ऐसी कोई भी चीज जो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, उसको बनाने का काम किसका है? मेजरली स्क्वोमस एपिथेलियम का है। क्योंकि ये एपिथेलियम कैसा होता है? एक्सट्रीमली थिन और फ्लैट होता है, जो सरफेस को बहुत ज्यादा सॉफ्ट बना देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? स्ट्रेटिफाइड। डायग्राम आपको नजर आ रहा है। अब अगर आप डायग्राम के अंदर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लेयर्स के रूप में ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है अरेंज है। एक लेयर हो गई, दूसरी लेयर हो गई, है ना, तीसरी लेयर हो गई। तो इस तरह से जो लेयर्स हैं, ये जो लेयर्स हैं वो किसकी हैं? स्क्वोमस एपिथेलियम की। मैंने अभी आपको बताया, अगर स्क्वोमस एपिथेलियम लेयर के अंदर अरेंज हो जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की ही बनी होती है आपकी स्किन। यानी स्किन जो बनी होती है वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की होती है, बनी हुई स्क्वोमस की होती है, लेकिन स्क्वोमस अरेंज होते हैं लाइनिंग में, लेयर्स में अरेंज होंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? स्ट्रेटिफाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे और प्रोटेक्टिव लेयर बना देंगे, जिसको आपने बोला स्किन। देखिए, इफ स्क्वोमस एपिथेलियम आर अरेंज इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स, तो वो क्या बनाएंगे? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू बनाएंगे भाई, समझे? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। स्किन इज मेड अप ऑफ दिस काइंड ऑफ सेल्स। जो हमारी स्किन होती है वो किसकी बनी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वोमस एपिथेलियम टिश्यूज की बनी होती है। समझ गए यहां तक? ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। डायग्राम से पता चल रहा है, क्यूब से, नाम से पता चल रहा है क्यूबॉइडल, यानी क्यूब के शेप का। क्यूबॉइडल किससे मिलकर बना है? क्यूब। यानी ऐसी सेल्स जो क्यूब की तरह दिखाई देती हैं, उनसे बना हुआ टिश्यू क्या कहलाएगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहलाएगा। क्यूबॉइडल एपिथेलियम फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा वो किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग्स बनाएगा। जो किडनी के अंदर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं उनकी लाइनिंग्स को बनाने का काम किसका होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम का होता है। और इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स की जो डक्ट्स हैं, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। समझे? क्या क्या बनाया? लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स और डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। इनको याद रखना भाई, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। क्या भी प्रोवाइड करता है भाई? ये एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपके किडनीज को, आपके सलाइवरी ग्लैंड्स को। तो जहां जहां ये प्रेजेंट होगा वहां क्या करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और इंटरनल लाइनिंग को बिल्ड करने का काम करेगा किडनीज और सलाइवरी ग्लैंड्स के। तो आई होप यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, तो चलिए भाई आगे देखते हैं। यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट है आपका कोलमनर एपिथेलियम। कोलमनर एपिथेलियम, इसको सीलिएटेड एपिथेलियम भी बोला जाता है। सीलिएटेड क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो आपकी कोलमनर एपिथेलियम है
उसकी सरफेस पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। इन हेयर्स को क्या बोला जाता है भाई? सीलिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीलिया। ठीक है, क्या बोला जाता है? सीलिया। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? सीलिया बोला जाता है। जिस वजह से कहीं कहीं पर कोलमनर एपिथेलियम को सीलिएटेड एपिथेलियम भी बोल देते हैं। ठीक है, these tissues are found where absorption and secretion occur। ये एपिथेलियम टिश्यू ऐसी जगह पर प्रेजेंट होंगे जहां पर सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम होगा। अब आपको पता होगा सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्टमक के अंदर। तो स्टमक के अंदर आपको कोलमनर एपिथेलियम मिलेंगे जो एब्जॉर्प्शन करेंगे वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, तो ऐसी जगह पर जहां पर एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन का काम होता है वहां पर कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होगा भाई? कोलमनर या सीलिएटेड एपिथेलियम। These tissues have cilia, hair-like projections on their surface। अदर नहीं है यहाँ पर, ये है their, THEIR, on their surface। ठीक है, इनकी सरफेस पर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी जिनको हम क्या बोलेंगे भाई? सीलिया बोलेंगे। ठीक है, these tissues are found in the lining of intestine and respiratory tract। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर और हमारी लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर जहां पर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का काम होता है, वहां पर कौन प्रेजेंट होंगे? सीलिएटेड एपिथेलियम या कोलमनार एपिथेलियम। क्या क्या पढ़ा? जो कोलमनार एपिथेलियम होंगे ऐसी जगह पर प्रेजेंट होंगे जहां पर एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन का काम होता है। ठीक है, इनकी सरफेस पर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी जिनको हमने क्या कहा? सीलिया कहा। समझ गए? ये कहां पर प्रेजेंट होती हैं? लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी कौन प्रेजेंट होंगी भाई? कोलमनार एपिथेलियम या सीलिएटेड एपिथेलियम। देखिए आगे, उसके बाद में हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। नाम से पता चल रहा है कनेक्टिव टिश्यू। आपका जो है यहां तक एपिथेलियम टिश्यू कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू आपका पूरा हो गया। अब दूसरा आपका टिश्यू है जो कि है कनेक्टिव टिश्यू। देखिए यहां पर कौन सा टिश्यू चलेगा भाई? कनेक्टिव टिश्यू। जो पहला वाला पोर्शन था किसका था? पहला वाला पोर्शन था एपिथेलियम वाला। तो एपिथेलियम वाला आपका कंप्लीट हो गया। आपने पढ़ा पहले स्क्वैमस एपिथेलियम, उसके बाद स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, उसके बाद क्यूबॉइडल एपिथेलियम और लास्टली पढ़ा आपने कोलमनार एपिथेलियम। अब क्या चलेगा भाई? आपका कनेक्टिव टिश्यू, जो कि है सेकंड टिश्यू ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल बॉडी के अंदर पाया जाने वाला दूसरा टिश्यू कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। देखिए कनेक्टिव टिश्यू नाम से पता चला है कनेक्टिव यानी जोड़ने वाला। तो ये एक ऐसा टिश्यू होता है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स को जोड़ने का काम करता है, यानी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है। इसलिए इस टिश्यू को क्या बोला जाता है भाई? कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। देखिए, इट कनेक्ट्स वेरियस बॉडी पार्ट्स टुगेदर एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडी अगेंस्ट द इंफेक्शन। ये क्या करता है? हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स को एक साथ जोड़ने का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है किससे? अगेंस्ट इन्फेक्शन से। अब इन्फेक्शन से कैसे प्रोटेक्ट करेगा भाई? ब्लड जो होता है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के अंदर WBCs प्रेजेंट होती हैं जो इम्यून सिस्टम बनाती हैं। समझ गए? तो वो इन्फेक्शन से और आपकी बाहर के बैक्टीरियाज वगैरह से लड़ने के लिए हमारी बॉडी को हेल्प कराती है। तो एक इम्यून सिस्टम बनाती है जो मदद करता है हमें इन्फेक्शन से लड़ने में। अगला क्या है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। 3 तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। सबसे पहला जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या है भैया? आपका ब्लड। देखिए, ब्लड इज अ फ्लूइड सब्सटेंस दैट कंटेन प्लाज्मा विच एक्ट्स एज एक्स्ट्रा सर्कुलर मैट्रिक्स। ब्लड जो होता है एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट, जिसके अंदर प्लाज्मा भरा होता है। और ये प्लाज्मा क्या होता है कि एक्स्ट्रा सर्कुलर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा सर्कुलर मैट्रिक्स। देखिए, अभी जो ब्लड होता है वो 3 तरीके का होता है। ब्लड जो बना होता है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला होता है RBC, WBC और तीसरी होती है आपकी प्लेटलेट्स। 3 कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड में। ब्लड क्या है? लिक्विड मटेरियल है जिसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी में कौन प्रेजेंट है? प्लाज्मा प्रेजेंट है। अब जिस ब्लड के बारे में आपने बात करी वो ब्लड 3 कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना है। पहला है RBC, दूसरा WBC और तीसरा है आपका प्लेटलेट्स।
देखिए बात करते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी कंटेन रेड ब्लड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ये जो आरबीसीज का, ये आपके ब्लड का जो कलर रेड होता है वो किसके थ्रू होता है, एक रेड कलर के पिगमेंट के थ्रू होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। यानी जो आपकी ऑक्सीजन होगी आपकी बॉडी में किससे लग कर जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ लग कर जाएगी। देखिए हीमोग्लोबिन ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहा जाता है बिकॉज इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, जिस वजह से इसको क्या बोला जाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोला जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। WBC है नेक्स्ट आपका भाई। WBC मींस व्हाइट ब्लड सेल्स। दीज आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया WBCs क्या करती हैं, हमारे इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी हेल्प करती हैं, बाहर के बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी का एक तरह से इम्यून सिस्टम बनाती है और हमारी इम्यून सिस्टम का मेन कंपोनेंट होती है। कौन होती है भाई, WBC होती है। तो WBC प्राइमरली फंक्शन एज प्रोटेक्टर ऑफ द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। अब ये पैथोजन एक टर्म है, पैथोजन मीन्स होता है डिजीज, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज। तो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज आर कॉल्ड पैथोजेंस। डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज आर कॉल्ड पैथोजेंस। WBC क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं हमारी बॉडी को किसके अगेंस्ट, पैथोजन के अगेंस्ट। पैथोजन कौन है, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में बीमारियां पैदा करते हैं। तो हम आसान लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने में कौन हेल्प करता है भाई, WBC हेल्प करती है। ठीक है, दीज आर ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। इनको क्या भी बोला जाता है, ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। इन नॉर्मल WBC काउंट रेंज बिटवीन 4000 टू 11,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, इसको याद रखना। WBC काउंट क्या होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर, 4000 टू 11,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया होगा आई होप। चलिए आगे देखते हैं प्लेटलेट्स। आपने आरबीसी पढ़ी, आपने WBC पढ़ी, अब तीसरा वाला कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है भाई, प्लेटलेट्स है। देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। इट इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। दे प्ले क्रूशियल रोल इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प कराने में ब्लड की क्लोटिंग कराने में कौन हेल्प करता है आपका, हेल्प करती है प्लेटलेट्स। आपके चोट लग जाए, किसी वजह से चोट लग जाए, तो ऐसा तो नहीं कि आपको पता है कि आपकी बॉडी में ब्लड जो है वो लगातार फ्लो हो रहा है, लगातार फ्लो होता रहता है, कभी रुकता ही नहीं है। तो आपकी चोट लग गई तो इस हिसाब से जो ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो बॉडी से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आपकी चोट लगती है तो कुछ देर के लिए ब्लड निकलता है और थोड़ी देर के बाद में वो ब्लड जमना आपका शुरू हो जाता है। तो उस ब्लड को जमाने में कौन हेल्प करती है, आपके ब्लड में प्रेजेंट प्लेटलेट्स। ठीक है, ये क्या करेंगी, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लड को क्लोट कराने में हेल्प करेंगी। दीज आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, आपसे पूछ लेगा कि जो प्लेटलेट्स होती हैं वो कहाँ बनती है। पाई तो आपके ब्लड में जाती हैं, लेकिन बनती कहाँ पर है, बोन मैरो के अंदर। तो प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। देखिए आगे देखिए, ए नॉर्मल काउंट ऑफ प्लेटलेट्स रेंज बिटवीन 1,50,000 टू 4,50,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। अब जो काउंट है प्लेटलेट्स का वो नॉर्मल ह्यूमन के अंदर कितना होना चाहिए, 1.5 लाख से 4.5 लाख माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, इसके बीच में होना चाहिए, यानी 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में जो आपका काउंट है प्लेटलेट्स का वो इसके बीच में होना चाहिए। चलिए भैया आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका अगला कनेक्टिव टिश्यू जो कि है बोन। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, अगला बोन। देखिए, इट इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू विच फॉर्म अ फ्रेम एंड सपोर्ट द बॉडी। जो हमारी बॉडी है
वो एक फ्रेम पर टिकी हुई है, जो फ्रेम किसका बना हुआ है भाई, बोन्स का बना हुआ है। तो हमारी बॉडी की फ्रेम को बनाने में या हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में जिस कनेक्टिव टिश्यू ने काम किया, वो सबसे मेजर कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है भाई, बोन है। अगर बोन नहीं होती हमारी बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी का फ्रेम एग्जैक्ट रह पाता, जैसा मैं खड़ा हूं इस तरह से मैं खड़ा रह पाता, अगर बोन नहीं होती हमारी बॉडी में नहीं रह पाता ना। तो बॉडी की स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में कौन सा कनेक्टिव टिश्यू हेल्प करता है भाई, बोन करता है। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। ये कैसा होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। ये बना हुआ होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड से। समझ गए, किस किस से बना होगा, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड से। अब अगर हम बोन की बात करते हैं तो दो चीजें आती हैं बोन की, अगर हम बात करेंगे तो दो इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। दो चीजें क्या हैं भाई, लिगामेंट एंड टेंडन। लिगामेंट एंड टेंडन, समझिए क्या होते हैं लिगामेंट एंड टेंडन। देखिए, लिगामेंट एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो एक बोन से दूसरी बोन को जोड़ने का काम करता है। यानी बोन टू बोन, बोन से बोन को जोड़ने का जो काम करेगा वो कौन करेगा भाई, लिगामेंट करेगा। यानी एक बोन और दूसरी बोन के बीच का जंक्शन जो है वो कौन है, लिगामेंट है। आपकी सारी बोन आपस में जुड़ी हुई है, मेरी फिंगर्स की बोन आपस में जुड़ी है, ये मेरी हैंड की बोन आपस में जुड़ी है, यहाँ पर एल्बो। तो जितने भी जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स के बीच में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है भाई, और कौन सा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, लिगामेंट। लिगामेंट क्या है, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो बोन से बोन को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट आपका क्या है, टेंडन। टेंडन क्या करेगा, मसल टू बोन। टेंडन ज्वाइन करेगा मसल टू बोन। अब आपने देखा होगा आपकी जो मसल्स हैं वो बोन से चिपकी हुई है। यहाँ पर शोल्डर की मसल बोन से चिपकी हुई है, बाइसेप की मसल भी बोन से चिपकी हुई है। तो ये जो मसल्स आपकी बोन से चिपकी हुई है उसको चिपकाने का काम किसने किया, एक कनेक्टिव टिश्यू ने किया जिसका नाम है टेंडन। समझ गए, लिगामेंट क्या करेगा, बोन से बोन को जोड़ेगा, और टेंडन क्या करेगा, मसल से बोन को जोड़ेगा। बस इतनी सी बात है, छोटी सी, आई होप समझ गए होंगे। चलिए अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्टिलेज। कार्टिलेज भी बोन्स होती हैं लेकिन सॉफ्ट बोन्स होती हैं। आपके ईयर जो होते हैं ये भी बोन है, हम इसको इजीली मोड़ सकते हैं, दूसरी भी किसी भी डायरेक्शन में बदल सकते हैं ना, इधर कोई ऐसा मोड़ लो ऐसा मोड़ लो। तो ये जो कार्टिलेज होती है वो एक सॉफ्ट बोन होती है। देखिए, कार्टिलेज हैज वाइडली स्पेस्ड सेल्स। जो कार्टिलेज होंगी उसकी जो सेल्स होंगी वो वाइडली स्पेस होंगी, यानी ज्यादा स्पेस होगा सेल्स के बीच में, जिसकी वजह से इसकी टेंडेंसी कैसी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। आपकी जो बोन्स हैं वो किस किस की बनी है भाई, कैल्शियम और फॉस्फोरस की, और आपका जो कार्टिलेज है वो बना हुआ है प्रोटीन एंड शुगर का, याद रहेगा। इट इज प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। कहाँ का क्या क्या चीजें बनी होंगी, नोज बनी होगी, ये वाली जो बोन है देखिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इसमें भी क्या लगा हुआ है, कार्टिलेज लगी हुई है। ईयर मैंने अभी दिखाया आपको, सॉफ्ट बोन होती है, वो भी कार्टिलेज की बनी होती है। ट्रैकिया ये भी कार्टिलेज की बनी है। और नेक्स्ट है आपका लैरिंग्स, ये भी किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का ही बना हुआ है। इट इज ऑल्सो फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ बोन टिप। इट मेक्स स्मूथ मूवमेंट्स ऑफ द जॉइंट्स। ये कहाँ पाया जाता है भाई, आपकी बोन्स की टिप्स पर। सपोज कीजिए आपकी ये वाली बोन यहाँ पर एंड हो रही है, तो यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों जॉइंट मेरे स्मूथली मूव कर रहे हैं। इसको मूवमेंट कराने का काम किसका है भाई, कार्टिलेज बोन का है। समझे, किसका काम है, कार्टिलेज बोन का है, क्योंकि हर एक जॉइंट के बीच में कार्टिलेज बोन लगी हुई है जिससे हमारे जॉइंट्स इजीली मूव कर सके। आपके जॉइंट्स मूव करते हैं, ऐसा तो नहीं कि जब आप मूव करते हो तो खसर खसर की आवाज आती है, नहीं ना। तो उसमें जो सबसे मेजर वर्क है स्मूथनेस का, वो किसका है भाई, कार्टिलेज बोन का है। आपके जॉइंट्स की मूवमेंट को स्मूथ बनाने का काम किसका है, कार्टिलेज बोन का है। नेक्स्ट आपका क्या है भाई, एरियोलर टिश्यू। इट इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू। देखिए कहाँ होता है, दीज आर फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स एंड अराउंड द ब्लड वेसल्स। ये कहां पर होगा, बिटवीन स्किन एंड मसल्स, स्किन और मसल्स के बीच में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड वेसल्स के चारों तरफ भी कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, एरियोलर। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। इसका काम क्या है, बस इतना काम है कि इस खाली स्पेस को क्या करता है, फिल करता है।
एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। ठीक है, ये खाली स्पेसेस को फिल करेगा और आपके टिश्यूज को रिपेयर कराने में हेल्प करेगा। कहां पर प्रेजेंट होता है? स्किन एंड मसल्स के बीच में और आपकी ब्लड वेसल्स के चारों तरफ। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एडिपोज। ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। देखिए कहां पर प्रेजेंट होगा? इट इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन। कहां पर होगा भाई? स्किन के नीचे एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होगा। स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में, जो आपके ऑर्गन्स हैं उन सभी के बीच में कौन सा टिश्यू लगा हुआ है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू लगा हुआ है। These tissues are filled with flat globules, fat globules। कौन से globules? Fat globules। It is also act as an insulator। किसका काम करते हैं? इंसुलेटर का काम करते हैं। तो एडिपोज टिश्यू कहाँ होगा? स्किन के नीचे होगा और आपके अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में होगा। और ये किसके बने होते हैं? मेजरली फैट ग्लोब्यूल्स के बने होते हैं, यानी फैट्स के बने होंगे। और किसका काम करेंगे भाई? इंसुलेटर का काम करेंगे। समझ गए? किसका काम करेंगे? इंसुलेटर का काम करेंगे। चलिए भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका टिश्यू आता है मस्कुलर टिश्यू। आपके दो टिश्यू कंप्लीट हो गए, पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू। अब आपका तीसरा टिश्यू चलेगा जो कि है मस्कुलर टिश्यू। नाम से पता चल रहा है मस्कुलर में क्या पढ़ेंगे आप? मसल्स पढ़ेंगे। दीज आर कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल कॉल्ड मसल फाइबर्स। ये बने होते हैं एलोंगेटेड यानी लंबी सेल से, जिनको हम बोलते हैं मसल फाइबर्स। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी जो मूवमेंट करती है वो मसल के थ्रू करती है। तो मस्कुलर टिश्यू क्या होंगे? रेस्पॉन्सिबल होंगे हमारी बॉडी की मूवमेंट कराने के लिए। मैं हाथ इस तरह से चला रहा हूँ, आगे पीछे जो भी हरकतें कर रहा हूँ वो सब किसके थ्रू हो रही है? हमारे मस्कुलर टिश्यू के थ्रू हो रही है। समझ गए? मसल्स कंटेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन which contract and relax of movement। देखिए जो हमारी मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की बनी होती हैं, जिसके थ्रू हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती हैं। देखिए अभी मैंने हाथ सीधे कर दिए तो हमारी मसल्स क्या हो गई? क्या हो गई भाई? रिलैक्स हो गई। अब मैं इस तरह से करूंगा तो मसल क्या हो जाएंगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने के लिए हमारी मसल्स के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या बोलते हैं भाई? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। अब हमारी बॉडी के अंदर जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। अब हर एक मसल का एक डिफरेंट फंक्शन होता है। क्या क्या फंक्शन होता है? देखिए भाई, स्ट्रेटेड मसल क्या है? डायग्राम में दिख रहा है। स्ट्रेटेड मतलब स्ट्रेट है यानी सीधी है। देखिए सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर लॉन्ग, लंबे हैं। कैसे हैं? और सिलेंड्रिकल हैं और अनब्रांच्ड हैं, यानी कोई भी ब्रांच इसमें प्रेजेंट नहीं है। एक पाइप की तरह है, सीधा दिखाई दे रहा है। कोई भी ब्रांच आपको नजर आ रही है? नहीं है ना। दीज टिश्यूज आर कनेक्टेड टू द बोन एंड कोज मूवमेंट। ये जो टिश्यूज होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? हमारी बोन से। मैंने अभी आपको बताया था हमारी जो बोन होती है वो जुड़ी होती है मसल से। तो ये जो टिश्यूज होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं हमारी बोन से और कॉज कराते हैं हमारा मूवमेंट। मोमेंट नहीं है भाई, ये क्या है? मूवमेंट है। क्या है? मूवमेंट। ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल। इनको स्केलेटल मसल भी बोला जाता है क्योंकि ये हमारी बोन से या हमारे स्केलेटल से जुड़ी होती हैं। समझ गए यहां तक? चलिए भैया आगे देखते हैं। आगे है आपका स्मूथ मसल्स। कौन सी मसल? स्मूथ मसल्स। दीज मसल्स आर लॉन्ग एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। कैसी होंगी? लॉन्ग होंगी और यूनिन्यूक्लिएटेड होंगी। नहीं भाई, यूनि नहीं होंगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये गलत लिखा हुआ है। कैसी होंगी? मल्टी न्यूक्लिएटेड। दीज मसल्स आर लॉन्ग एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड क्योंकि इनके अंदर अलग अलग न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। एक न्यूक्लियस एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो ये मसल्स कैसे होंगी? लंबी होंगी और मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगी। दीज आर फाउंड इन आइरिस ऑफ आई, इन यूटेरस, इन एलिमेंट्री कैनाल ईटीसी। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगी भाई? आई की आइरिस के अंदर प्रेजेंट होंगी, यूटेरस के अंदर प्रेजेंट होंगी और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट होंगी। दे मूव फूड इन एलिमेंट्री कैनाल।
हमारा जो फूड मूव करता है, एलिमेंट्री कैनल क्या है, आप 10th क्लास में जाकर पढ़ोगे, यहां से लेकर यानी आपके माउथ से लेकर आपके फूड पाइप से लेकर जितना भी सिस्टम जहां से भी फूड आपका होकर गुजरता है वो सारा क्या है, एलिमेंट्री कैनल है। तो एलिमेंट्री कैनल क्या करती है, हमारे फूड को मूव कराने में हेल्प करती है, और वेसल्स क्या कराएंगी भाई, ब्लड को मूव कराएंगी। ये क्या किस किस में प्रेजेंट होगी, आपकी एलिमेंट्री कैनल में होगी और वेसल्स में प्रेजेंट होगी। एलिमेंट्री कैनल क्या कराएगी, फूड का मूवमेंट कराएंगी, और वेसल्स क्या कराएंगी, ब्लड का मूवमेंट कराएंगी। ठीक है भाई। दीज मसल्स आर इनवॉलेंट्री, मसल्स कैसी होती हैं, इनवॉलेंट्री इन नेचर। इनवॉलेंट्री का मतलब ऐसी मसल जो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करती। एलिमेंट्री कैनल क्या कर रही थी भाई, फूड का मूवमेंट कर रही थी। अब आप गुस्से में हो, आपको करानी नहीं फूड का मूवमेंट, तो फूड यहीं थोड़ी अटका रहेगा या पेट में रखा रहेगा, फूड तो अपना काम करेगा। यानी एलिमेंट्री कैनल जो है वो अपना काम करेगी, फूड को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी, चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो। इसी तरह से आप किसी भी कंडीशन में हो, जो वेसल्स हैं वो ब्लड का फ्लो तो कराती रहेंगी, ऐसा तो नहीं है कि ब्लड का फ्लो रोक देंगी। तो ये जो मसल्स होती हैं वो इनवॉलेंटरी मसल्स होती हैं, यानी हमारे ब्रेन पर इन मसल का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। These also known as unstriated muscle, इनको क्या भी बोला जाता है भाई, अनस्ट्रेटेड मसल भी बोला जाता है, या नॉन स्ट्रेटेड मसल भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका कार्डियक मसल। कार्डियक से पता चल रहा है, कार्डियक हेल्थ के बारे में सुना होगा। कार्डियक हेल्थ मतलब हार्ट से रिलेटेड आपका काम जो होगा वो क्या किसके अंदर आएगा, कार्डियक के अंदर आएगा। दीज मसल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। ये मसल्स कैसे होंगी, सिलेंड्रिकल होंगी, ब्रांच्ड होंगी और यूनिन्यूक्लिएटेड होंगी। डायग्राम के अंदर आपको बहुत सारे न्यूक्लियस नजर आ रहे होंगे। एक न्यूक्लियस यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ये रहा, एक यहाँ पर, एक ये और ये। लेकिन ये सारे न्यूक्लियस डिफरेंट सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। देखो यहाँ पर एक एंड है, इसी तरह से यहाँ पर एक एंड है, यहाँ पर भी एक एंड है। तो ये कैसी मसल्स है, मेजरली यूनिन्यूक्लिएटेड और ब्रांच्ड। इनमें ब्रांचेस आपको नजर आ रही होंगी, इस एक मसल में से दूसरी मसल निकल रही है ब्रांच के रूप में ना, ये निकल रही है। तो ये जो कार्डियक मसल होती हैं वो कैसी होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं और ब्रांच्ड होती हैं। दीज आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री, ये भी कैसी हैं भाई, इनवॉलेंट्री हैं। दिल धड़कना बंद तो नहीं करता, कभी भी नहीं करता ना, कोई भी कंडीशन हो, कितना ही दिल टूट गया आपका, कोई भी आपको छोड़कर चला गया, लेकिन हार्ट जो है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन करता रहेगा, यानी लगातार पंप करते रहेगा, चाहे आप किसी भी कंडीशन में पड़े हो। दीज आर फाउंड इन हार्ट एंड प्रोवाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टू पंप द ब्लड। ठीक है भाई, ये हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है और हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद करता है, जिस प्रोसेस के थ्रू हमारा ब्लड पंप होता है ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है भाई। गला भी दुख गया यार। चलिए भाई आगे देखते हैं, नर्वस टिश्यू लास्ट टॉपिक है आपके एनिमल टिश्यू का। तो देखिए जल्दी से, नर्वस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड ट्रांसमिटिंग स्टिमुलस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। अब जो नर्वस टिश्यूज होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं किसके लिए, स्टिमुलेटेड होने के लिए। अब स्टिमुलेटेड क्या है भाई, जो ट्रांसमिट करते हैं स्टिमुलस। क्या ट्रांसमिट करते हैं, स्टिमुलस। अब ये स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस होता है चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमारी जो बॉडी होती है वो बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है। सपोज कीजिए आप कोई गर्म चीज रखिए और आप उस गर्म चीज पर हाथ लगाओ, तो आपका जो बॉडी है वो उस गर्म चीज को हाथ लगा के डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगी, नॉर्मल तो नहीं रहेगी। लगाने के बाद आपको गर्मी जो महसूस होगी, यानी जो चीज है वो गर्म महसूस होगी, वो किसकी वजह से महसूस होगी भाई, नर्वस टिश्यूज की वजह से। आपकी बॉडी के अंदर नर्वस टिश्यूज का एक जाल फैला होता है जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। अब ये जो नर्वस सिस्टम होता है वो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को फ्लो कराता है। आपने गर्म चीज को छुआ, तो आपने यहां से छुआ, अब यहाँ के टिप पर क्या प्रेजेंट है, नर्वस टिश्यूज प्रेजेंट है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस के थ्रू इस स्टिमुलस को कहां पहुंचाएंगे, आपके ब्रेन तक पहुंचाएंगे और आपको फील कराएंगे कि ये चीज कैसी है, गर्म है। किसी का टच, सेंसेशन, ये सब चीजें किससे फील होती हैं भाई, नर्वस टिश्यूज से फील होती हैं। समझ गए।
जो नर्वस टिश्यूज होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है वो बना होता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से। नर्व्स यानी न्यूरॉन, नर्व्स यानी नर्व्स या न्यूरॉन आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यूज। ठीक है, ए सिंगल सेल ऑफ नर्वस टिश्यू इज कॉल्ड न्यूरॉन। नर्वस टिश्यूज की एक सिंगल सेल क्या कहलाएगी भाई? न्यूरॉन कहलाएगी। समझ गए? न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। जो न्यूरॉन्स होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। देखिए आगे डायग्राम है, ये क्या है आपका डायग्राम? किसका है? न्यूरॉन का डायग्राम है। किसका डायग्राम है भाई? न्यूरॉन का डायग्राम है। अब बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर क्या बनाते हैं? नर्वस टिश्यू बनाते हैं, नर्वस टिश्यू बनाते हैं। और बहुत सारे नर्वस टिश्यू मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? नर्वस सिस्टम। ठीक है, न्यूरॉन्स मिलकर क्या बनाएंगे? नर्वस टिश्यू बनाएंगे। और नर्वस टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे? नर्वस सिस्टम बनाएंगे। देखिए ये डायग्राम किसका है भाई? न्यूरॉन का डायग्राम है। अब न्यूरॉन में आपको तीन चीजें बहुत मेजर दिखाई दे रही होंगी। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला स्टार लाइक पार्ट जो है, इसको हमने क्या बोला? सेल बॉडी। ये बीच वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है भाई? एक्सॉन है। और यहाँ पर आपको हेयर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आ रही होंगी। ये जो ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस को क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। तो हमने लास्ट वाली लाइन में यही पढ़ा कि जो न्यूरॉन है वो कंसिस्ट होता है सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट से। देखिए सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट, यानी इन तीनों चीजों से मिलकर क्या बना होता है? आपका न्यूरॉन बना होता है। इट ट्रांसमिट स्टिमुलस। अभी मैंने आपको बताया स्टिमुलस को ट्रांसमिट करेगा, यानी आप गर्म चीज को हाथ लगाओगे तो उस गर्म चीज को फील जो करोगे आप, वो किसके थ्रू करोगे? न्यूरॉन्स के थ्रू करोगे, क्योंकि ये ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिक इंपल्सेस टू योर ब्रेन, ताकि आप बाहर के सेंसेशंस को महसूस कर सको। इट ट्रांसमिट स्टिमुलस to move our muscles when we want to, and also protect our body by the action we called reflex action. ठीक है, ये मैसेजेस को ट्रांसफर करेगा, इन्हें इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को ट्रांसफर करेगा। अब सपोज कीजिए मुझे चलना है, तो मैं चल रहा हूँ, मुझे इधर जाना है, मैं इधर जा रहा हूँ, तो मेरी जो मसल्स कनेक्टेड हैं वो किससे कनेक्टेड हैं? मेरे ब्रेन से कनेक्टेड है। और किसके थ्रू कनेक्टेड है भाई? नर्वस टिश्यूज के थ्रू कनेक्टेड हैं। अब मैंने ब्रेन से सोचा कि मुझे चलना है, तो ब्रेन से सिग्नल नर्वस टिश्यूज के थ्रू मेरी कहाँ पहुंचे? लेग्स के मसल्स में पहुंचे, और मैंने चलना शुरू कर दिया। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे वाला हाथ उठाना है, तो क्या मैंने पहले सोचा ना, जो मेरा माइंड है उसने क्या सोचा कि मुझे हाथ उठाना है। तो यहाँ से जो मेरे मैसेजेस हैं वो कौन लेकर गया भाई? नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन्स लेकर गए। कहाँ तक ले गए? मेरे हैंड तक ले गए, और मैंने हाथ को ऊपर उठा लिया। तो हमारे मूवमेंट के लिए, ये जो हरकतें हम करते हैं, उन सभी हरकतों के लिए जो मैसेजेस का ट्रांसफर होता है वो किसके थ्रू होता है? नर्वस टिश्यूज के थ्रू होता है। और एक एक्शन होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, जिसका नाम होता है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन। किसी, आपने देखा होगा किसी गर्म चीज को हाथ लगा दिया, हाथ पीछे हटा ले, तो बिना सोचने का भी टाइम नहीं देते कि आप, ऐसा तो होता नहीं कभी कि आपने गर्म चीज को हाथ लगाया और सोचा कि भाई गर्म है, हाथ हटा लेता हूँ। ऐसा तो नहीं होता ना। आप क्या करते हो? गर्म चीज अगर ज्यादा है तो आप एकदम से हाथ अपना पीछे हटा लोगे। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन कराने का जो काम है वो भी किसका होता है भाई? न्यूरॉन्स का होता है या नर्वस टिश्यूज का होता है। तो यहां तक आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। किसमें दिए हुए हैं? एनसीईआरटी में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ आपके दिए हुए हैं। देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी मूवमेंट। ऐसे टिश्यू का नाम बताइए जो बॉडी मूवमेंट के रिस्पॉन्सिबल है। बॉडी मूवमेंट के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? मैंने आपको बताया था अभी कौन सा टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट है व्हाट डज न्यूरॉन लुक लाइक। व्हाट डज न्यूरॉन लुक लाइक। न्यूरॉन किसकी तरह दिखाई देता है भाई? देख लो किसकी तरह दिखाई देता है। स्टार लाइक स्ट्रक्चर विद अ टेल। न्यूरॉन लुक लाइक अ स्टार लाइक स्ट्रक्चर विद अ टेल। ठीक है भाई। आगे है गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल के बारे में 3 फीचर्स बताइए। फीचर्स बताने, पहला फीचर क्या है? ये इनवॉलेंट्री होती है। दूसरा फीचर क्या है?
ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने में हेल्प करती है। तीसरा फीचर क्या है कि ये ब्रांच्ड होती है और यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, तीनों फीचर पता चल गए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू। अभी मैंने आपको बताया था क्या फंक्शन है एरियोलर टिश्यू का। देखिए पीछे स्लाइड में मैंने बताया होगा आपको अगर याद हो। क्या फंक्शन है, इट फिल्स स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स एंड हेल्प इन रिपेयर द टिश्यूज। तो फंक्शन कौन कौन से हैं, दो हैं, जो स्पेसिस होता है ऑर्गन्स के बीच में उसको फिल करता है और दूसरा रिपेयर करता है आपके टिश्यूज को। तो पांचों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ तक आपका चैप्टर भी है वो जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप सारी क्वेरीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी किसी को चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो कमेंट्स में हमको बता सकता है, हम जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का आंसर आपको करा देंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।